ये अपनी दुकान 9:30-10 बजे बंद कर 31 दिसंबर को पैसा लेके लौट रहे थे। तो भारत के पास, उल्टा बता रहा हूं, इस टाइम ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय इस। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो नव वर्ष में एक बार फिर से बात होगी साथियों बांग्लादेश की। और आज के इस वीडियो को मेरे बहुत से साथी नकारात्मक भी बोल सकते हैं, उदासीन भी बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी सत्य नकारात्मक और उदासीन भी होता है, लेकिन सत्य सत्य होता है। तो बांग्लादेश में 4 हत्या, आप चौथी को भी हत्या ही मान लें, वो कैसे बच गया वो उसको खुद नहीं पता। इरादा पूरा हत्या का था। तो दिसंबर 18 को दीपू चंद्र दास की हत्या करी जाती है साथियों। सब आपको पता है किस तरह से उस पर एक झूठा आरोप लगाया जाता है, अफवाह उड़ाई जाती है। फैक्ट्री वालों का बयान आता है कि जब हमें लगा कि फैक्ट्री जला दी जाएगी तो हमने दीपू चंद्र दास को भेड़ियों के हवाले कर दिया। उन भेड़ियों ने किस तरह से उसको नौचा, अधमरा हुआ टंगाया, पेट्रोल डालकर आग लगा दी। और बड़ा महत्वपूर्ण है, उस टाइम नारे भी लगाए, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। तो कभी दीपू चंद्र दास या बांग्लादेश पर कोई फिल्म बने, ऑल आईज ऑन हिंदूज ऑफ बांग्लादेश, और उसमें यह सीन दिखाया जाए और दिखाया जाए जलाने वाले लोग नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं, तो प्लीज ये मत कहना कि प्रोपेगेंडा किया था। उसके बाद दिसंबर 24 को अमृत मंडल पर आरोप लगाया गया कि वो मोटरसाइकिल से अकेला मुसलमानों की बस्ती में अवैध वसूली करने आया था, जिसको लिंच करके मार दिया गया। उसके बाद दिसंबर 29 को ब्रिजेंद्र बिस्वास की हत्या हुई। ये हत्या ज्यादा चर्चा में नहीं आई साथियों, लेकिन ये बड़ी अजीबोगरीब हत्या हुई। फैक्ट्री में काम करता था, लंच का शायद टाइम था, अपने कलीग के पास बैठा था, पता नहीं क्या हुआ, ये किसी को पता नहीं चल रहा, जो वहां पर गवाह हैं उनको भी पता नहीं चल रहा। उसने कट्टा निकाला और इसको गोली मार दी। क्या वजह, क्या कारण, ये चीज सामने नहीं हुई और पकड़ लिया गया। ये बात है ब्रिजेंद्र बिस्वास की। उसके बाद खोकन चंद्र दास, ये भी समझ लीजिए मरी गए, ना जाने कैसे बच गए। ये फार्मेसी चलाते थे, हैं ये अपनी दुकान 9:30-10 बजे बंद कर 31 दिसंबर को पैसा लेके लौट रहे थे। 4-5 लोगों ने रोका, 31 दिसंबर की शाम थी, खर्चा पानी मांगा, इन्होंने मना किया, मारपीट हुई, छुरा मार दिया जान बचाने के लिए। ये उनको पहचान गए। जब ये इनके पहचान गए, इनकी पत्नी बताती हैं सीमा दास जी, इन्होंने उनका नाम ले लिया तो वो डर गए और उन पर पेट्रोल डालकर, यानी पेट्रोल लेकर आए थे समझिएगा, आग लगा दी। पास में छोटी सी तलैया थी, ये भाग के गए, उसमें कूदे, हल्ला मचा, 70% जल गए हैं और 2 जगह इनको चाकू लगा हुआ है। तो एक तरह से इरादा मारने ही का था, बस बच गए। तो ये साथियों 31 दिसंबर तक का अपडेट है। इस बीच खालिदा जिया को सुबरत खाक भी किया गया और एक हाई लेवल डेलीगेशन जिसको जयशंकर जी ने लीड किया, वो वहां पर पहुंचे और साथ साथ मोदी जी का भी कंडोलेंस लेटर उनके बेटे तारिक रहमान को सुपुर्द किया। और इधर दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन में राजनाथ सिंह जी पहुंचते हैं और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं किनको, खालिदा जिया जी को। और साथ साथ एक चर्चा और आ रही है कि पाकिस्तान असेंबली के स्पीकर सरदार एयाज सादिक से जयशंकर जी मिले और इस पर बहुत से लोग मुझसे भी सवाल पूछ रहे थे। पहले बता दूं कि सरदार एयाज सादिक कौन बंदा है, इसका कौन सा बयान कितना हिंदुस्तान में एक टाइम पर पाकिस्तान में वायरल हुआ था। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। सुना साथियों, पता है मुलाकात कहां हुई है? मुलाकात किसी 5 सितारा होटल में नहीं हुई है, मुलाकात कोई मीटिंग के लिए नहीं हुई है। जब जयशंकर जी वहां पहुंचते हैं तो सरदार एयाज सादिक जी शायद वहां मौजूद थे या जयशंकर जी वहां मौजूद थे और सादिक साहब वहां पहुंचते हैं। तो जिसको उर्दू में पुरसा देना बोला जाता है, हिंदी में श्रद्धांजलि देना बोला जाता है, अंग्रेजी में कंडोलेंस देना बोला जाता है, वो उस घर में वो माहौल था।
एक तरह से एक ट्रेजेडी का, अफसोस का माहौल था। वहां पर जब मुलाकात होती है तो आप डिप्लोमेसी के चलते भी या किसी के भी रीजन में वहां पर आप एक ऐसा नेगेटिव माहौल नहीं क्रिएट कर सकते और नहीं करना चाहिए। तो इस हैंडशेक पर आरोप उंगली उठाने वाले ये समझ नहीं किसी 5 सितारा होटल में किसी सेमिनार का, किसी मीटिंग का नहीं था, एक उस घर का था जहां गमी हुई थी और जहां दो नेता पहुंच गए थे। और ऐसे मौके पर आंखें दिखाना या पीठ दिखाना या कंधे दिखाना, ये शोभा एक प्रॉपर डिप्लोमेसी को और इवन मानवता को नहीं देता है कि गमी के घर में आप इस तरह से जाकर एक माहौल को टेंस करें। और बड़ी घटना यह है कि जयशंकर जी जब ढाका पहुंचते हैं तो यूनुस को इन्होंने बिल्कुल कोल्ड शोल्डर कर दिया। यूनुस से मिलना जरूरी तक नहीं समझा। और यूनुस और जमात और उधर नेशनल सिटीजन पार्टी, वैसे किसी ने सही कहा, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था परसों, कि बांग्लादेश की जेन जी भी एक्सपोज हो गई फूटी कौड़ी की। सुनिए कैसे जेन जी ऐसी निकल के आई बांग्लादेश की, जिसने गठबंधन किया तो जमात के साथ किया। समझिएगा बात, होना यह चाहिए था कि वहां के स्टूडेंट्स को कहना चाहिए था कि नहीं भैया कुछ भी कर लेंगे, जमात के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो यह है हकीकत हमारी जेन जी की। तो इनको बिल्कुल बॉयकॉट किया गया। तो मैसेज इससे क्या जा रहा है? मैसेज इससे यह जा रहा है कि अब भारत बांग्लादेश को एक संदेश या दुनिया को यह देना चाहता है कि यूनुस को हम गवर्नमेंट नहीं मानते थे। सीधी बात, बिल्कुल दो टुक। जो भी बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाएगा या एक डेमोक्रेटिक लीडर होगा, चाहे पास्ट जैसा भी हो, हम उससे रीमीडिएट एंड रीनिगोशिएट करने को तैयार हैं। और हम अपना जो बड़प्पन है, जो मानवता है, वो डिप्लोमेसी है, उसको ट्रिगर इनिशिएट कर रहे हैं। लेकिन यूनुस के साथ हम कभी नहीं करते, अब हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बंदा आके चुनाव लड़ेगा और जीत के आएगा तो ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर होगा। तो अब मैसेज बिल्कुल साफ है। लेकिन मैंने शुरू में क्यों बोला थोड़ा नकारात्मक, थोड़ा उदासीन? तो जो भी आपके एनालिस्ट, जो भी एक्सपर्ट, जो भी स्टूडियो के शेर आप लोगों से पहले कहते थे या अब कहें या बाद में कहें कि घुस जाओ, मार दो, तोड़ दो, पीट दो, वो एक बात समझ लें कि पाकिस्तान के चलते जो पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे जो साउथ एशिया की राजनीति के पाकिस्तान इंडिया के समीकरण बदले हैं, उधर चाइना से भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो भारत के पास, उल्टा बता रहा हूं, इस टाइम ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय इसके कि किसी तरह हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ नॉर्मलाइज हों। अब बहुत से आप में से साथी ये भी कहेंगे कि वीडियो की शुरुआत तो हुई कि इस हिंदू को मार दिया गया, उस हिंदू को जला दिया गया, और अब मैं कह रहा हूं कि भारत कुछ नहीं कर सकता। हां साथियों, ऐसी घटनाओं पर सिर्फ कड़ी निंदा कर सकता है, विरोध कर सकता है, उनके एनवॉय को कॉल कर सकता है, शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि इस टाइम हालात ऐसे हैं कि इसके आगे और कुछ नहीं कर सकता है। बांग्लादेश में एनसीपी और जमात की पकड़ देखते हुए सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है ये गठबंधन नंबर 2 पर आएगा, क्योंकि दो ही पार्टियां वहां चुनाव लड़ रही हैं, खालिदा जिया की लड़ रही है और आपकी जमात की लड़ रही है, और ऊपर चाइना बैठा है, और खालिदा जिया इनके हस्बैंड, इनका रुझान पहले भी बता चुका हूं चाइना की तरफ रहा है। तो भारत के पास इस टाइम बांग्लादेश में दौर बदलते हैं, फिजाएं बदलती हैं, वक्त बदलता है। इस टाइम वक्त ऐसा नहीं है कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को खत्म करके वहां पर जमात को मजबूत कर दे और चाइना का वहां इंटरफेरेंस हो जाए और आईएसआई का इंटरफेरेंस हो जाए। हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर भी एक मुसीबत खड़ी हो सकती है। बड़ी आपको नकारात्मक आपको लग रहा होगा, पर हकीकत बता रहा हूं। तो इस टाइम भारत, पहले भी मैंने बोला था, जो कर रहा है ठीक कर रहा है, आराम से बैठ के देखे, चीजें नॉर्मल होने दे। और यह भी बोला था हादी को मारने वाले अगर पकड़े जाएं तो बिल्कुल उनको ले जाकर सुब्रुत कर दे कि ये अपराधी थे, हम सुब्रुत कर रहे हैं। लेकिन शेख हसीना एक देश के बतौर प्रधानमंत्री हमारी यहाँ आई थी, उनको हम सुब्रुत ना कर रहे हैं, ना हम आगे करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।